हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संबंध एवं फलन के कुछ उदाहरण के बारे में। जैसे कल के लेक्चर में हमने सिंपल क्या सीखा था, संबंध क्या है, उसके बाद फिर ये समझ लीजिए एक प्रकार से कि इसके बारे में कुछ जाना था, बेसिक से जाना था। फिर उसके बाद स्वतुल्य जाने थे, सम्मित जाने थे, संक्रामक जाने थे। अगर ये तीनों होता है तो हम तुल्यता संबंध भी जाने थे। ओके, तो आज यही देखिए, अब क्वेश्चन को लिखना कैसे है, करना कैसे है, इस चीज को समझते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए पहले तो हम ये बता दें कि ये उदाहरण नंबर 2 है। कौन सा उदाहरण? 2। 1 नंबर उदाहरण कहाँ गया? देखिए, 1 नंबर उदाहरण हम नहीं बताए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। एक बार हम पढ़ देते हैं। जैसे देखिए, 1 नंबर उदाहरण कह रहा है कि मान लीजिए कि एक किसी बालकों कि स्कूल में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। अगर कोई सभी बालक का मान लीजिए है, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, जिसमें कोई स्कूल है, सभी बालक है केवल। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि आर रिलेशन है कोई ए टू बी, ए बी की बहन है। अब ये बताइए, अगर पूरा स्कूल बालक का है तो उसमें बहन कहाँ किसी की आ गई, तो इसलिए ये क्या है? रिक्त संबंध है। ओके, बस यही हो गया। और दूसरा कह रहा है कि इसी में दूसरा है, तथा आर डैश ए बी, ए तथा बी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, तो सभी का ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा, इसलिए ये सर्वात्रिक समुच्चय हो गया। ओके, मेरा मेन उद्देश्य इस तरह के प्रश्नों को लिखना और उसके बाद समझाना कैसे करना है, इसको समझिए। जैसे देखिए, कह रहा है मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में वैसे तो हमको केवल इतना लिखना चाहिए था, और सब तो छोड़िए, केवल इतना, यहां से इतने से मैं पूरे प्रश्न को समझा सकता हूं और इतने आप लोगों को जानना भी है। देखिए, इतना कह रहा समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, समुच्चय टी में आर बराबर इतना है, तो एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है। अब देखिए लिखना कैसे है। पहली काम ऐसा चीज है, इस चीज को उतार कर आप नीचे ले आइए। ओके, तो यहां से आप लिखेंगे R इक्वल टू T1 T2, ये चीज हो गया। अब उसके बाद ये लगा है T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। अब देखिए, अब आपको लिखना है जो, अब इसको समझिए। अब अगर हमको तुल्यता संबंध जांच करना है तो क्या करेंगे? आप कहेंगे ज्यादा कुछ नहीं, स्वतुल्य निकाल लीजिए। पहला काम स्वतुल्य, दूसरा काम सममित, और तीसरा काम संक्रामक। अगर ये तीनों है तो हम बोल देंगे कि चौथा भी होगा, यानी तुल्यता संबंध है। अब देखिए, लिखने के लिए लिखना कैसे, इसको समझिए। जैसे आप यहाँ लिख देंगे कि डायरेक्टली लिखेंगे कि आर बराबर, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि T1, उसके बाद ब्रैकेट में T1 T2, और ये T1 T2 के सर्वांग सम है, यानी यहाँ पर जो पहला लिखा है T1 T2 के सर्वांग सम है, यानी दूसरे वाले के सर्वांग सम है। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, आपको डायरेक्टली लिखना क्या है, हम लोग एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जैसे स्वतुल्य का मतलब क्या हम बताए थे, हम ये बोले थे कि अगर A1 है, A है, तो A कामा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ओके, यानी खुद का खुद से अभी बताते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि A1 A2 है अगर, तो हमको A2 A1 लाना है। ओके, तीसरा हमने बताया था कि अगर A1 A2 मिल रहा है आपको, A2 A3 मिल रहा है आपको, तो A2 A2 को हटाइए, A1 कामा A3 लेकर आइए, ये चीज लाना था। तो आप यहां से लिखेंगे कि T1 T1 के सर्वांग सम है, T1 T1 के सर्वांग सम है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। कोई भी अगर त्रिभुज को मान लेकर हम चलते हैं, कोई त्रिभुज अपने ही त्रिभुज के सर्वांग सम तो होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अगर मान लीजिए यही बोर्ड है, इसी बोर्ड के बराबर कोई दूसरा बोर्ड हो, तो अपने बोर्ड के, अब मान लीजिए हम कहें कि ये अपने के ही सर्वांग सम है, बिल्कुल है। कोई भी चीज अपने के लिए ही सर्वांग सम होता है, तो त्रिभुज है तो होना ही होना है। इस प्रकार से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से लिखेंगे T1 कामा T1, ओके, बिलोंग्स टू R। अगर ये चीज है तो हम बोल देंगे कि अतः ये स्वतुल्य संबंध है। तो एक लाइन और लिख देते हैं कि ये अतः यह
स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए आपको ऐसे ही हमेशा करना है। ओके, जो भी चीज का रिलेशन मिल रहा है, अगर जांच करने को मिला तो T1 अगर है तो T1 के ही चेक कीजिए। ओके, अगर मान लीजिए A1 है तो A1 के ही रिस्पेक्ट में देखिए। ओके, अब हम आते हैं सममित पे। सममित पे आप ऐसा कहेंगे कि अगर मान लीजिए ये चीज दिया है, आप कहेंगे ये चीज तो दिया ही है, ये चीज दिया है, क्या दिया है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। अब इसका क्या मतलब है, आप कहेंगे इसका मतलब भी दिया है हमको कि T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ओके, सर्वांग सम है, यानी यहां से ये दिया है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, T1 T2 के सर्वांग सम है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि T2 T1 के सर्वांग सम है, T2 T1 के सर्वांग सम है। लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, इसके सर्वांग सम अगर ये है तो ये इसके सर्वांग सम अगर है तो ये इसके सर्वांग सम नहीं होगा। अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 T1 के भी सर्वांग सम होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ से इसको लिख देंगे डायरेक्टली कि T2, T1। ओके, और यहाँ से हम लिख देंगे कि अगर हमको ये मिल गया बिलोंग्स टू R है तो हम सिंपल क्या बोल देंगे, अब ये तो बिलोंग्स टू R था ही था और यहाँ भी ये चीज हमको मिल गया तो हम सिंपल बोल देंगे कि अतः यह सममित है, सममित संबंध है। देखिए इस प्रकार से लिखिएगा आप लोग हमेशा का हमेशा, बहुत लिखने का एकदम अच्छा तरीका है। ठीक, अब देखिए चौथा यहाँ पर देखिए, देखते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमको दो चीज दिया है, क्या दिया है, आप कहेंगे यहाँ पर दिया है T1 T2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, और या फिर तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। अब हमको निकाल के इसको सॉल्व करके लाना है कि T1 T3 आ जाए, T2 गायब हो जाए, तो कैसे होगा। अब इसका क्या मतलब होता है, आप कहेंगे इसका मतलब होता है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है कि T2 T3 के सर्वांग सम है, T3 के सर्वांग सम है। ठीक है, T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है। अब ये बताइए ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है T1, एक त्रिभुज है T2, एक त्रिभुज है T3, हमने ये कहा कि ये T1 T2 के सर्वांग सम है, फिर किसी ने कहा नहीं ये T2 इसके सर्वांग सम है, तो कोई एक तीसरा आया बोला नहीं अगर ऐसा है तो ये इसके भी सर्वांग सम होगा, तो होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये इसके माप का है, ये इसके माप का है मेजरिंग में, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी सेम होंगे। तो इस प्रकार से अब यहाँ से हम सिंपल लिख सकते हैं कि T1, पहले हिंदी में एक बार लिख दे, T1 T3 के सर्वांग सम भी होगा। ओके, T1 देखिए क्वेश्चन मार्क लगा रहे, अगर T1 T3 के भी सर्वांग, T1 T2 के सर्वांग सम है तथा, देखिए तथा भूल गए ना, तथा T2 T3 के सर्वांग सम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि T1 T3 के भी सर्वांग सम होगा। अगर ये चीज हमें मिला तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, अतः ये संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है। ओके, अब उसके बाद जब तीनों मिल गया तो हम एकदम आराम से नीचे लिख सकते हैं कि अतः छोड़िए, पहले ये लिखिए कि यह स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए ये तुल्यता संबंध है। इस चीज को लिख लीजिएगा। ओके, तुल्यता संबंध रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, देखिए इस प्रकार से हमने इसको बता दिया लिखने का। अब एक तरीका पे आप इस एक तरीके से पूरे के पूरे प्रश्न को आप कर सकते हैं, R to R प्रश्न, जो भी प्रश्न आपको मिल रहा है एकदम सेम डिट्टो ऐसे लिखना है। यहाँ पर देखिए स्वतुल्य में मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ, अगर स्वतुल्य है
तो अगर यहाँ पर T1 है या A1 है, B1 है, C1 है, कुछ भी है तो खुद से ही कंपेरिजन कर दीजिए। अगर सममित है तो T1 T2 है तो उसको सॉल्व करके आप T2 T1 ले आइए। अगर T2 T1 संभव नहीं है तो ये सममित नहीं होगा। संक्रामक संबंध की बात किया जाए, T1 T2 है, T2 T3 है तो हमको T1 T3 लेकर आना पड़ेगा। अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक। ओके, एक बार ड्यूरेशन देख लें। चलिए एक क्वेश्चन हम और बता दें आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 3। ओके, उदाहरण नंबर 3 बताते ही आप लोगों को एकदम अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अब हम यहाँ पर इस चीज को तो ठीक है, क्वेश्चन को हटाते हैं, पूरा नहीं लिखने वाले हैं। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ कि पूरा क्यों नहीं लिखूंगा। जैसे मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि R बराबर 3 नंबर एग्जाम्पल 3 है एनसीईआरटी का, R इक्वल टू L1 L2 पर लंब है। अब इसके बाद का क्वेश्चन आप सभी को पता है। ओके, अब इसके बाद का सब कुछ क्वेश्चन तो आपको पता ही है। जैसे इसके बाद का क्वेश्चन, अब पूरा क्वेश्चन सुनिए। मान लीजिए यह किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है जहां पर R बराबर L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है, किंतु यह ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक संबंध है। यही हमको प्रूव करना है। इतना घुमाने से बेहतर कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध नहीं है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को बताने में मजा आएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लाइन बनाकर समझाने में और अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखिए, आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्वतुल्य संबंध की। सब काम वही से रहेगा। देखिए स्वतुल्य बताएंगे। अब एक बार अगर वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। हो सकता है कि एक ही बार में आपको ये लिखने वाला ना समझ में आए, लेकिन एक दो बार करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे देखिए स्वतुल्य की बात किया जाए तो यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे ऐसा है, अगर L1 L2 पर लंब है तो क्या खुद कभी रेखा किसी अपने पर ही लंब हो सकती है। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि ये रेखा L1 है, ओके, ये रेखा L1 है। अब यहाँ पर हिंदी में हम क्या लिखेंगे, पहले सुनिए इसको। आप लिखेंगे L1 पर लंब नहीं हो सकता। ओके, यानी हम ये बोल सकते हैं कि L1 L2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब इसको आपको डायग्राम बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई, अगर कोई एक लाइन L1 है, हम ये कहें कि L1 पर लंब है, L1 पर लंब है, ये संभव है भाई। अगर ये L1 है तो L1 पर लंब कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि हमको ये ऐसे मान लीजिए तो पैरेलल हो सकता है, समांतर हो सकता है, लेकिन लंब नहीं हो सकता है। इसलिए तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखेंगे कि L1 पर लंब नहीं हो सकता है। ओके, तो इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं सममित संबंध। सममित में आप लिखेंगे ऐसा है, L1 L2। ओके, यहां से इसका मतलब हुआ कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। अब ये बताइए, अगर कोई रेखा L1 अगर है, कोई रेखा L1 है, L2 पर लंब है, आप समझिए कोई रेखा L1 थी, L2 पर लंब है। ओके, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि L2 L1 पर लंब होगा। मैं आपको मैथमेटिक्स में हर जगह बता चुका हूं कि अगर कोई दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को कट करती है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होती हैं, यानी लंब होते हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंब होते हैं। जैसे L1 का लंब L2, L2 का लंब L1, तो ये समझिएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि L2 L1 ये बिलोंग्स टू R था, तो ये भी बिलोंग्स टू R आ गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये सममित संबंध है। आया समझ में ना। तो देखिए इस प्रकार से आपको करना है। कोई भी देखिए कौन सा भाषा लिख दिए, सममित संबंध है।
देखिए इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। कोई भी प्रश्न अगर है तो उसको एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से सोचना कि करना कैसे है, तभी जाकर होगा। अब जैसे संक्रामक संबंध में देखिए यहाँ पर थोड़ा घोटाला हो सकता है। यहाँ पर आपको लिखना क्या है, आप लिखेंगे कि R1 है कि L1 है। L1 देखिए ध्यान दीजिए, L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हुआ? आप कहेंगे ज्यादा कुछ नहीं, जो मतलब है हिंदी में छाप दो। L1 L2 पर लंब है, ओके, तथा L2 L3 पर लंब है, ओके। ये चीज हमने लिख दिया। अब यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, ध्यान से सुनिए यार। इसको अगर कहीं आप लिख देते हैं इसमें तो एकदम समझ लीजिए सोने पर सुहागा है। जैसे आप लिखेंगे L1 L2 पर लंब है। अगर मान लीजिए ये लिखा है L2 है, ओके, L2 और ये L1, तो यहाँ पर क्या हुआ कि L2 देखिए L1 L2 पर लंब है, यानी ये L1 देखा है L2 पर लंब है, ओके, तथा L2 ये L2 L3 पर लंब है। अगर ये L2 रेखा है, हम कहें कि L3 पर लंब है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसको हमको लंब बनाना है तो जाहिर सी बात है कहीं ऐसे बनाना पड़ेगा, ओके, तभी तो जाकर ये इसके लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो परपेंडिकुलर ही नहीं होगा, ओके। एक बार इसको फिर से समझिए। जैसे सुनिए, बोल रहा है कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, ओके, ये L1 हो गया, ये L2, L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है। अगर L2 L3 पर लंब है तो जाहिर सी बात है ये कैसे भी बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो L2 L3 पर अब ये लंब हो गया। तो यहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि L1 और L3 समांतर है। तो यहां से निकल रहा है निष्कर्ष कि L1 L3, अब इसको डायग्राम को बना सकते हैं आप लोग, L1 L3 के समांतर हैं। हमको बनाना क्या था, लंब। तो आप इसको ना लिख करके आप क्या लिख सकते हैं कि L1 L3 के लंब नहीं है, ठीक है। तो यहां से हो गया कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः ये संक्रामक संबंध नहीं है। आया समझ में? तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए 17-18 मिनट का वीडियो हो गया। अब देखिए एक काम मैं और बता दूं, जैसे अब इसके बाद है उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 अंक वाला तो आप लोग वैसे दाएं बाएं अकेले कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, कल से सोच रहे हैं थोड़ा लेक्चर को ड्यूरेशन ज्यादा करें ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में ठीक है R बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 है। प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तो देखिए ये बिल्कुल आसान है। आप कहेंगे क्या भाई, अगर स्वतुल्य के लिए हम देखें, स्वतुल्य के लिए तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ऐसा है, अगर यहाँ पर कोई संबंध हमको दिया गया, कोई भी सेट दे दिया गया है 1 2 3 का, 3 2 5 का, चाहे जिसका हो, तो हमको सेम उसी से रहना चाहिए रिलेशन में। तो 1 2 3 है तो देखिए 1 1 2 2 3 3, ये चीज यहाँ पर मिल गया तो हम कह देंगे स्वतुल्य है। ओके, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि 1 2 3 का क्या चीज है, समुच्चय है, और यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R है, इसलिए क्या है, स्वतुल्य है। आया समझ में? अब हम बात करते हैं सममित की। अब एक चीज और सुन लीजिए, अगर ये 1 1 1 2 ये 2 2 3 3 जो भी है, इस चीज को हमको जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ विद्यमान होता है इसमें, सममित भी है, संक्रामक भी है। आप कहेंगे कैसे? देखिए अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी का हम जांच करते हैं, 1 1 1 2 3 4 5 का हम जांच करेंगे। तो 1 1 स्वतुल्य है, 2 2 स्वतुल्य है, ये 3 3 स्वतुल्य है, ये दोनों स्वतुल्य नहीं है। लेकिन ये चूंकि ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि 3 था तो तीनों का मिल गया, तो मिलेगा किसका, तो इसलिए ये स्वतुल्य संबंध है। बात आई सममित की, तो देखिए 1 1 1 1
सममित है। 2 2 2 2, 3 3 3 3 मिल गया। 1 2 तो 2 1 रहना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये हो गया। अब बात आई संक्रामक की। अब देखिए 2 3 का भी देखेंगे तो सेम ऐसे ही बनेगा, लिख लीजिएगा इतना। 2 3 बिलोंग्स टू आर तो 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक। संक्रामक संबंध की बात करें तो देखिए 1 1 भाई L1 L2 मिल गया ना, तो L2 L3 चाहिए, तो 1 1 अब फिर 1 2 फिर 1 2 यहीं पर है, तो इसलिए ये हो गया। तो इसलिए हम इस पूरे को छोड़ते हैं, ये तो है सब कुछ है, इसका चेक करते हैं। 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 मिल गया, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि 1 2 जब मिला तो यहाँ पर आगे 2 3 भी मिल जा रहा है, तो हमको चाहिए 1 3। भाई 1 2 मिला 2 3 मिला, ये दोनों हो गया खत्म, तो 1 3 मिलना चाहिए। 1 3 इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसलिए आप लोग लिख सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, इस प्रकार से आप कोई भी मैथमेटिकल है कंसेप्ट वाला इसको कर सकते हैं। जैसे चलिए हम इसको PYQ कराएंगे, जो मेरे साल आया था 2022, ठीक 24 में, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों का 4 प्रश्नों तक हो गया। हमें आशा है कि 5 नंबर प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। 5 नंबर ऐसे ही लिखने वाला है, अगर कर पाइएगा तो 5 नंबर और 6 नंबर प्रश्न दोनों बहुत ही आसान है, ठीक। 5 6 कर लीजिएगा, नहीं तो कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाए, तो जितना प्रश्न कर सका जाएगा उतना किया जाएगा, ठीक। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए।